हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य आईएएस पीसीएस में। और दोस्तों, जैसा कि हमने बिहार पीसीएस में कल क्लास की थी, बिहार स्पेशल की, और उसमें मैंने आपको बिहार का जो संक्षिप्त अवलोकन है वो हमने पढ़ा था उसमें। लेकिन आज जो क्लास होगी, आज हम क्लास में ये काम करेंगे थोड़ा सा पहले कि हम बिहार के इतिहास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हमने जो कल पढ़ा उसे मैपिंग पे देखेंगे कि वो स्थान कहाँ पर हैं जो हमने कल पढ़े थे। ठीक है नहीं? तो ये 5-10 मिनट का ये मामला होगा। वो चीज़ को मैं शुरुआत से बताता हुआ आपको चलूँगा जैसा आपकी क्लास है। और पीडीएफ आपकी लक्ष्य आईएएस पीसीएस जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है नहीं? तो देखो, हमने पढ़ा था कि जो राजधानी है आपके पास, बिहार की जो राजधानी पटना, मैं शुरुआत से लेकर चल रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट। बिहार की राजधानी पटना को हमने ये पढ़ा था कि उसकी स्थापना 1541 ईस्वी में शेरशाह सूरी द्वारा की गई थी। तो पटना जो राजधानी है बिहार की वो आपकी ये है। ठीक है नहीं? तो ये पटना राजधानी आपकी, इसकी स्थापना आपके पास की गई थी पटना। ये पटना है आपके पास। इसकी स्थापना 1541 ईस्वी में शेरशाह सूरी द्वारा की जाती है। ठीक है नहीं? तो मैप पे हमने पटना को देख लिया, ये बिहार की राजधानी है पटना। बिहार में हमने पढ़ा था 38 जिले हैं टोटल। ठीक है? और 38 जिलों में भी हमने ये पढ़ा था जो उसके मंडल हैं आपके पास, 9 मंडल हैं बिहार में। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है नहीं? उसी चीज़ को हम दोहराएंगे मैप के माध्यम से। तो जैसे मैप में आप देखोगे पटना, तो आपके माइंड में एकदम आ जाएगा कि यार पटना राजधानी किसने बनाई? शेरशाह सूरी ने बनाई 1541 ईस्वी में। तो ये अब ऑटोमेटिक अपना याद हो गया। फिर उसके बाद एक मैंने बताया था कि जो पटना है इसके जो आसपास का क्षेत्र है इसी को पाटलिपुत्र बोला जाता था, पटना वाला जो क्षेत्र है। और पाटलिपुत्र किसने राजधानी बनाई थी? उदयन ने, जो नंदवंश का मतलब आपके पास शासक था। नंदवंश का नहीं, सॉरी, आपके पास हर्यक वंश का शासक था उदयन, अजातशत्रु का लड़का था। तो उसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। और पाटलिपुत्र जो है, जो इस समय पटना है, उसी को प्राचीन समय में पाटलिपुत्र बोला जाता था, जो आसपास का एरिया है पटना के। तो ये पाटलिपुत्र था। तो 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ से कंप्लीट होते हैं। एक तो हमने ये पढ़ा, देखो थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाए 5-10 मिनट अपने, लेकिन जो हमने कल पढ़ा उसी को हम मैप के माध्यम से रिवीजन कर रहे हैं। कि हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए अपने। एक तो पटना को किसने स्थापित किया? शेरशाह सूरी द्वारा 1541 ईस्वी में। एक हमने ये पढ़ा कि पटना का जो प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र, उसकी स्थापना किसने की? उदयन के द्वारा उसकी स्थापना हुई। और उदयन जो था वो हर्यक वंश का शासक था। किसका? हर्यक वंश, हर्यक वंश का शासक था उदयन। तो ये भी आपको याद रख लेना, अजातशत्रु का लड़का था। ठीक है? पढ़ेंगे हम सारा ये, इस वंश को अच्छे से पढ़ेंगे हिस्ट्री में, जब बिहार की हिस्ट्री को पढ़ेंगे। फिर एक आपके पास मैपिंग से संबंधित क्वेश्चन था, जैसे आपके पास कि जो हमारा बिहार है वो किस रूप में, मतलब उसकी शेप कैसी है। तो बिहार की मैंने आपको बताई थी जो शेप है वो लगभग आपके पास आयताकार शेप है। ठीक है नहीं? इस टाइप से आप करोगे अगर, तो ये आयताकार शेप बन जाती है बिहार की, इस टाइप से। तो बिहार की अगर शेप की बात आए कि बिहार की आकृति कैसी है, तो आकृति उसकी आयताकार है। ठीक है? एक इसमें याद रखने वाली बात ये थी कि ये जो बिहार आपके पास है, यहाँ की जलवायु कैसी है। तो जो आपके पास बिहार का उत्तरी हिस्सा एरिया है, उत्तरी का मतलब ये वाला एरिया जो आपके पास नेपाल के आसपास का है, क्योंकि इधर आपके पास नेपाल है बिहार में, इधर पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, इधर पूर्व में बंगाल है, और इधर आपका ये नेपाल है। ठीक है नहीं? तो उत्तर प्रदेश का जो नेपाल से सटा हुआ एरिया है, सॉरी बिहार का, तो वो जो एरिया है आपका वो समशीतोष्ण जलवायु में आता है। और बिहार का जो निचला एरिया है, ये जो झारखंड है इधर लगा हुआ, ये जो एरिया है ये आपके पास यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। ठीक है नहीं? तो ये आपको याद रखना है।
कि ये एरिया आपका, यहाँ मानसूनी हवाएं ज़्यादा प्रभावी रहती हैं और उत्तर के एरिया आपका तराई क्षेत्र है जो नेपाल के पास आता है, वहाँ समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, और जब ये ऐसे समशीतोष्ण है, शीतोष्ण है, आप ये मत समझना कि ये कैसा, जब हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तो जब हम जलवायु का डिवाइडेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आएंगी आपके पास। मैंने आपको कल बताया था समशीतोष्ण जलवायु ये होती है, देखो ये विषुवत, ये पृथ्वी है हमारी, तो ये विषुवत रेखा है, यहाँ से ये 0 डिग्री सी है, यहाँ से बांट दिया गया है, यहाँ 20 डिग्री है या 30 है आपके पास, 20 डिग्री इधर, 20 डिग्री इधर, वैसे 0 से 0 है, 5 है, 10 है, 20 है, ऐसे करके बांटते हैं। तो आपके पास ये इसी टाइप से जलवायु का वर्गीकरण हो जाता है। ऊपर वाला एरिया उत्तरी गोलार्ध होता है, निचला वाला एरिया दक्षिण गोलार्ध होता है। तो बिहार कौन से गोलार्ध में? बिहार उत्तरी गोलार्ध में है, ये भी आपको याद रखना। जब मैंने शुरू में आपको बताया था कि इसका जो माप बताई थी बिहार की, आंशिक जो अक्षांश है और ये वाली जो चीज़ें बताई थी, तो वहाँ पर मैंने आपको डिस्कस किया था। तो ये समती, जैसे आपके पास विषुवत रेखा के आसपास की जो जलवायु होती है, इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है नहीं, उष्ण कटिबंधीय जलवायु बोलते हैं इसे आपके पास। उसके बाद आगे जो जलवायु आपके पास आती है, उस जलवायु को समशीतोष्ण बोलते हैं। 30 से 45 तक, फिर 45 से 60 तक आपके पास शीतोष्ण होती है, और फिर उसके बाद ध्रुवीय जलवायु है, ये सारी चीज़ें चलती हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे ना, जब हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तब इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। आप केवल अभी इतना याद रखिए बस। उसके बाद एक हमने पढ़ा था, बिहार में सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है वो गया जिले का होता है। ठीक है नहीं, तो मैंने आपको बताया था बिहार का जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो ये जो गया जिला है आपके पास, यहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, यहाँ टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है। तो मैप के माध्यम से आपको याद हो गया एकदम। जहाँ आप भी, जब आप कभी भी बिहार का मैप देखोगे, गया पे आपकी निगाह पड़ेगी, तो वहाँ से आप ये समझ जाओगे कि यहाँ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई रहता है। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता था कि झारखंड स्टेट से कौन कौन से ज़िलों की सीमा मिलती है। ठीक है नहीं, तो बहुत सारे ज़िलों की सीमा मिलती है। तो एक मतलब आपके पास एक बार थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कभी कभी 4 ज़िले दे देगा और पूछ लेगा। तो गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, कई सारे ज़िलों की यहाँ से जो है सीमा मिलती है। ठीक है नहीं, उसके बाद जब हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तो इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक फिर हमने ये पढ़ा था आपके पास, जो मैप में आप देख सकते हो कि बिहार में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो कौन से ज़िले में होती है। तो हमने पढ़ा था कि बिहार में जो सर्वाधिक जिला है, सर्वाधिक वर्षा वो किशनगंज जिले में होती है। तो आज जो हम ये टॉपिक करा रहे हैं ना, केवल आपका रिवीजन करा रहे हैं कल का, और जो भी हमारे पास अगर टाइम बचेगा तो हम बिहार के इतिहास को शुरू करेंगे, और नहीं तो जो आपको कल मैंने पढ़ाया है उसी चीज़ को हम मैपिंग पर आज देखेंगे। तो किशनगंज जो जिला है बिहार का, सबसे ये पूर्व में आता है। यहाँ पर बिहार की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। क्या होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा। वर्षा आपको अब थोड़ी लोकेशन पता चल जाएंगी ना, तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। तो थोड़ी लोकेशन पता चल जाती है कि हाँ भाई किशनगंज जिला किधर की साइड है, तो आपको ये पता चल जाएगा। या कभी भी किशनगंज का नाम आएगा तो आपके माइंड में ये चीज़ पहले से हो जाएगी कि ये सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है किशनगंज। इसे इसलिए थोड़ा सा मैपिंग को करना होता है। मैं जब हम ज्योग्राफी करेंगे तो मैपिंग को अच्छे से कर लेंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक मैंने आपको ये बताया था कि बिहार में जो सबसे ज़्यादा वर्षा तो आपकी किशनगंज में होती है, और बिहार में सब सर्वाधिक वन किस जिले में है। तो मैंने आपको ये बताया था बिहार में जो सर्वाधिक वन है वो आपके पास कैमूर जिले में। ठीक है नहीं, तो कैमूर जिला आपको देखना पड़ेगा। कैमूर जिला देखो ये है आपका, ये कैमूर जिला है जिसका मुख्यालय भभुआ है। तो यहाँ आपके पास सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र, सबसे ज़्यादा वन। इस टाइप से आप जो है अपनी नोटबुक पे जो है लिख सकते हैं सबसे ज़्यादा वन, या लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको जो PDF कराई है वहीं से आप नोट कर लो।
वन यहाँ पे कैमूर में मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे कम वन कहाँ मिलते हैं? सबसे कम वन जो मिलते हैं आपको वो जहानाबाद में मिलते हैं। जहानाबाद किधर है भैया आपका? तो ये जो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट है यहाँ सबसे कम वन मिलते हैं, जहानाबाद, जो पटना नालंदा इन सबसे घिरा हुआ। तो यहाँ सबसे कम वन मिलते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा एक प्रकार। ये बिहार का जो वन विहीन जिला है एक प्रकार, ठीक है नहीं। और अगर हम और बात करें मैपिंग की, तो बिहार में मैंने आपको कई सारे अभयारण्यों के नाम लिखवाए थे। जैसे वाल्मीकि अभयारण्य मैंने आपको बताया था पश्चिमी चंपारण। तो वाल्मीकि अभयारण्य जब आप पढ़ोगे तो आपका माइंड कहाँ चला जाना चाहिए? पश्चिमी चंपारण। ये जो जिला सबसे उत्तर का जो जिला है बिहार का, पश्चिमी चंपारण, यह आपका वाल्मीकि अभयारण्य है, ये आप याद रख लो, ठीक है नहीं। उसके बाद दूसरा जो अभयारण्य है गौतम बुद्ध अभयारण्य, ये आपका गया जिले में है, मैंने भी बताया था गौतम बुद्ध अभयारण्य, ये आपका गया जिला, ठीक है। इस टाइप से मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ केवल मैप पर, और कुछ नहीं। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं कि एक परमार डॉल्फिन अभयारण्य मैंने अररिया में बताया था, अररिया आपका ये है, यहाँ परमार आपके पास डॉल्फिन अभयारण्य है। एक मैंने आपको बताया था कांबर झील, ये आपकी बेगूसराय में बताई थी मैंने कि कांबर झील आपकी कहाँ है? बेगूसराय में। तो बेगूसराय देखिए आप, बेगूसराय कहाँ है आपका? बेगूसराय यहाँ ये है, यहाँ कांवर झील, ठीक है नहीं। तो जब आप कांवर झील के बारे में पढ़ोगे तो बेगूसराय ऑटोमेटिकली आपको पता चल। उसके बाद देखते हैं कि एक मैंने आपको कराया था गोगा बिल अभयारण्य, ये कटिहार में कराया था। कटिहार जो बिल्कुल पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है, यहाँ गोगा बिल अभयारण्य कटिहार में, ठीक है नहीं। इसके बाद मैंने आपको कुशेश्वर अभयारण्य कराया था दरभंगा में। तो कुशेश्वर और अभयारण्य की बात करेंगे तो दरभंगा आपका ये डिस्ट्रिक्ट, यहाँ कुशेश्वर अभयारण्य। जब भी आप दरभंगा के बारे में सोचो तभी आपके माइंड में आ जाना चाहिए कुशेश्वर यहाँ जो है अभयारण्य है, ये बात आपके माइंड में आ जानी चाहिए। और एक भीम बांध आपका कहाँ है? मुंगेर में। तो जो जिला मुंगेर है वहाँ आपका भीम बांध है। जब कभी भी आप बिहार को देखो, ये आपको काम करना पड़ेगा, जब कभी भी आप रिवीजन करो इस पहले पेज का जो मैंने कल कराया बिहार का संक्षिप्त अवलोकन, तब आप अपने हाथ में मैप रखो, एक मैप ले लेना चाहें बिहार का, या डाउनलोड करके फोटो कॉपी निकलवा लेना, ठीक है नहीं। मैं इंटरनेट के माध्यम से कहीं भी कैफे से निकलवा लाना, तो आपको बिहार का मैप आपके हाथ में रहेगा। जब आप याद करोगे तो फौरन जो है उसमें मैप में उसे लिख दो पेन से, ठीक है नहीं। तो ऑटोमेटिकली जब बेगूसराय आपके सामने आएगा तो एकदम पता चल जाएगा कि कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय। दरभंगा आपके पास सामने आएगा तो एकदम आपको पता चल जाएगा कि जो कुशेश्वर आपके पास अभयारण्य है वो दरभंगा में। तो इस टाइप से सुबह में आप 5-10 मिनट आप इसे दोगे तो आपका मैप भी तैयार हो जाएगा, और आपका जो आपके पास कीवर्ड है आपके पास, या वन लाइनर के जो क्वेश्चन है वो भी आपके तैयार हो जाएंगे। एक मैंने आपको ये बताया था कि जो गंगा नदी है भारत में, तो बिहार में, वो किस जिले में से आती है? तो ये बक्सर जिला जो है, यहाँ से गंगा का प्रवेश है, यहाँ से गंगा का प्रवेश, गंगा का प्रवेश। तो आप क्या काम करोगे, जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा बक्सर की लड़ाई, तो आपके माइंड में आएगा जब भी हिस्ट्री पढ़ोगे यार बक्सर किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप समझ जाओगे कि गंगा के प्रवेश के लिए। बिहार में जो गंगा जो है वो बक्सर जिले से ही एंटर करती है, ठीक है नहीं। एक मैंने आपको बताया था कि बिहार में सबसे औद्योगिक नगर कौन सा है, तो बेगूसराय की एक खासियत ये भी है, ये बिहार में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल आपके पास शहर है, आपके पास काफ़ी डेवलपमेंट है यहाँ पर और काफ़ी इंडस्ट्री है यहाँ पर, ठीक है। एक मैंने आपको ये बताया था कि बिहार, जैसे ये है आपके पास बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा, क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा जिला बिहार का, तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो पश्चिमी चंपारण है ये सबसे बड़ा जिला है, सबसे ज़्यादा है यहाँ आपके पास एरिया। और सबसे छोटा जिला जो है
क्षेत्रफल के हिसाब से वो मैंने आपको बताया शिवहर। शिवहर आपको देखना पड़ेगा कि शिवहर कहाँ पर है आपके, सबसे छोटा जिला है शिवहर, ठीक है नहीं। एक बार देख लेते हैं जरा कहाँ मिल जाएगा। देखो ये सबसे छोटा जिला है शिवहर, इतना सा है ये बिहार का सबसे छोटा जिला है, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने आपको जो बताया पॉइंट आउट आप इस टाइप से कर सकते, और भी कई सारे आपके पास इसी टाइप से वन वर्ड में आप लोकेट मतलब जो भी आपने पढ़ा उसे मैप पे पॉइंट आउट कर लीजिए, ठीक है नहीं। जैसे एक मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो बिहार का उच्च न्यायालय आपका पटना में है। तो पटना आपको पता चल जाएगा, पटना बिहार का उच्च न्यायालय हो गया। तो इस टाइप से आप हर स्टेटमेंट को मैप पर दे सकते हो। यह सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिले में है, तो ये जो शिवहर जिला है यहीं पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, यहाँ की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम डेंसिटी किसकी है, जो कैमूर आपके पास जिला है, वहाँ डेंसिटी जो है लोगों के रहने के लिए जो जगह है वो काफ़ी है, लेकिन लोगों की संख्या कम है। घनत्व जो होता है, घनत्व होता है कि पर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या होता है, कि अगर 1 किलोमीटर में जहाँ ज़्यादा लोग रह रहे होते हैं तो उस क्षेत्र की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है नहीं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको मैप के बारे में बताया कि इस टाइप से हम मैप पे मतलब हर लाइन को लोकेट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम लोगों के अगर समझ में आया तो ठीक है, आप ऐसे ही रिवीजन करना। बस रिवीजन का मैंने तरीका बताया है कि ऐसा नहीं कि मैं हर उसे आपके पास लोकेट करके बताऊंगा, वो अब आप खुद कर लोगे, मैंने तुम्हें तरीका बता दिया। तो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, पता चला कैसे पढ़ना है मैप को, क्यों भाई आपके पास। उसके बाद हम देखते हैं, अब हम बिहार के थोड़ा सा इतिहास में नज़र डालें। देखो मैप में ऐसा पढ़ोगे ना तो तुम 2-3 बार ऐसा कर लोगे तो ऑटोमेटिक ही चीज़ें आपके याद हो जाएंगी, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक ही आपके याद हो जाएंगे, ठीक है नहीं। तो इस टाइप से मैप पे चीज़ों को जब हम रिवाइज करते हैं तो मैप को देखते हुए इस टाइप से पढ़ लेते हैं। उसके बाद देखो मेहनत तो खैर आपको ही काफ़ी करनी पड़ेगी। अब हम बिहार के थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, बिहार की हिस्ट्री। तो आज की जो अपनी क्लास है वो यहीं से स्टार्ट होगी, हम बिहार की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। देखो मैं आपको कुछ नया नहीं पढ़ा रहा, आप लोग भी बुक लाकर पढ़ सकते हो, लेकिन बस ये है कि जो आपके पास है मैं उसे अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है नहीं। और बस आपका थोड़ा सा आसान हो जाएंगे आपके लिए चीज़। जैसे हम पढ़ेंगे बिहार के बारे में, बिहार के इतिहास के बारे में। और जब बिहार के हम इतिहास को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम प्राचीन बिहार को पढ़ेंगे। बिहार का जो प्राचीन आपके पास एक मतलब जो प्राचीन बिहार है, बिहार का जो प्राचीन इतिहास है उससे हम पढ़ने की कोशिश। तो बिहार का इतिहास तो काफ़ी गौरवशाली रहा है, ठीक है नहीं। और बिहार में आपके पास ये जो क्षेत्र था ये प्राचीन भारत के टाइम पर ही, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर ही और उससे भी पहले ये काफ़ी समृद्ध और वैभवशाली क्षेत्र, यानी क्षेत्र की जो भव्यता थी वो एक आपके पास प्रसिद्ध थी, ठीक है नहीं। और मानव जो प्रागे प्राग ऐतिहासिक जो काल है आपके पास, ठीक है ना, या प्रागैतिहासिक बोलते हैं एक साथ अगर लिखते हैं तो। जब प्रागैतिहासिक का मतलब होता है कि जब इतिहास लिखा नहीं गया था, ठीक है ना, इतिहास से पूर्व का टाइम जब इतिहास लिखा हुआ नहीं था, उस समय से भी आपके पास बिहार जो है वो मानव सभ्यता और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र भी है, ठीक है नहीं। तो ये सारी चीज़ें बिहार के बारे में है। और बिहार के जो 3 प्रमुख आपके पास महाजनपद थे, पूरे भारत को 16 प्राचीन इतिहास में पूरे भारत को 16 महाजनपदों में बांटा गया और 16 महाजनपदों में से 3 जो थे वो बिहार के।
मगध जो काफ़ी प्रसिद्ध था, और एक अंग आपके पास जहाँ पर ये कहा जाता है कि जो कर्ण था वो अंग का राजा था महाभारत में, और एक बज्जी संघ। ये जो बज्जी संघ है पूरे विश्व में सबसे पहले जो गणतंत्र के या गणराज्य के प्रमाण जो मिले हैं वो बज्जी संघ से मिले। तो ये आपके पास 3 पूरे भारत में जो प्रशासनिक आपके पास जनपद थे, जो छोटे छोटे एक प्रकार से राज्य थे 16, उसमें से 3 राज्य जो है वो बिहार में थे, जिसमें मगध आपके पास सबसे शक्तिशाली राज्य था, फिर अंग आपके पास, और एक बज्जी संघ। बज्जी संघ जो है ये 7 एक प्रकार से छोटे छोटे राज्यों का संघ था, ठीक है नहीं। तो ये आपके बज्जी संघ जो है गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था थी उसका पहला साक्ष्य है ये हिस्ट्री में, पूरे विश्व में गणतंत्र का पहला रूप है। उसके बाद मगध और लिच्छवी, ये लिच्छवी जो है बज्जी संघ के अंतर्गत ही एक मतलब राज्य था, ठीक है नहीं। लिच्छवी गणराज्य की शासनकाल की पद्धति से में आधुनिक जो प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई, यानी कि हमें आधुनिक जो भारत में प्रशासनिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं जो लिच्छवी गणतंत्र है और मगध का जो गणतंत्र था, ठीक है नहीं, उनके आपके पास जो वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था थी उसी पद्धति के आधार पर आधुनिक जो आपके पास प्रशासन का काम है या एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो आपके पास होता है। वो दुनिया का जो पहला गणतंत्र था, गणतंत्र वो होता है जहाँ पर राजा जो है वो लोगों की द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, सब बोलते हैं गणतंत्र। और विश्व में सबसे पहले गणतंत्र का जो एग्जाम्पल है वो कहाँ मिलता है आपका बज्जी संघ में और लिच्छवी में, ठीक है नहीं। बज्जी संघ के अंतर्गत ही लिच्छवी है। मैंने आपको बताया बज्जी संघ क्या था, छोटे छोटे 7 राज्यों का संघ था। पहले गणतंत्र के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं, ठीक है नहीं। उसके बाद वैशाली काफ़ी प्रसिद्ध आपके पास स्थान था, वो भी बिहार का ही अंग था, ठीक है। और बिहार का जो वर्णन है वो महाभारत और रामायण दोनों में मिलता है, महाभारत और रामायण में दोनों में, क्योंकि महाभारत रामायण में भगवान पुरुषोत्तम राम जो है वो बक्सर के निकट गुरुकुल में ऋषि विश्वामित्र का जो आश्रम था वो जो बिहार का बक्सर क्षेत्र है उसके आसपास ही था, जहाँ पर आपके पास ये राक्षसों का वध करते हैं और ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की मतलब ये सुरक्षा करते हैं, ठीक है नहीं। तो ये विश्वामित्र का जो गुरुकुल था वो बक्सर में ही था। तो रामायण में भी बिहार के बारे में बताया गया, और महाभारत में भी आपके पास महाभारत में जो उसका वर्णन मिलता है, क्या नाम है उसका, कंस का मित्र था, सॉरी महाभारत की बात चली ना, कंस का वो भी था आपके पास, मित्र भी था, और उसकी लड़की की शादी कंस के साथ जरासंध नाम था, ठीक है नहीं। जरासंध जो राजा है वो मगध का ही राजा है, और जरासंध और कृष्ण में काफ़ी दुश्मनी थी और भीम के द्वारा जरासंध को मारा गया। कंस और जरासंध दोनों मित्र थे और कृष्ण से दोनों की दुश्मनी थी। तो राजा जरासंध का जो जिक्र है वो मगध के सम्राट के रूप में महाभारत में भी इसका जो है बारे में आया है। तो अगर बिहार के बात करें तो बिहार का वर्णन आपके पास महाभारत और रामायण में भी मिलता है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए जो बिहार की भूमि है वो कितनी ऐतिहासिक भूमि। दूसरी ओर बिहार जो भूमि है वो भगवान गौतम बुद्ध, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे, भगवान महावीर, ठीक है नहीं, उनसे भी संबंधित है, क्योंकि उन लोगों को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बिहार की भूमि पर हुई थी। इसलिए जो बिहार की भूमि है उसे पवित्र भी माना जाता है और बिहार की भूमि को परिवर्तनवादी भी माना जाता है। क्यों? बिहार से ही परिवर्तन की धारा बहती है। चाहे गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार की बात हो, चाहे आपके पास आधुनिक भारत में जेपी मूवमेंट हो, यानी कि जयप्रकाश नारायण का गांधी मैदान से ऐलान हो कि सिंहासन खाली करो जनता अब आती है। तो इंदिरा गांधी के खिलाफ उन्होंने ये बिगुल फूंका था
जो एक जन आंदोलन बन गया था, ये भी बिहार से शुरू। तो बिहार न केवल पवित्र भूमि है बल्कि बिहार परिवर्तन की भूमि, और बिहार जो है ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी पुराना आपके पास बिहार का नाम है, ठीक है नहीं। विभिन्न ग्रंथों रामायण महाभारत में भी इसका जिक्र मिलता है। अगर बात करें बिहार के बारे में जो प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं, तो वैसे तो कुछ नहीं, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य हैं जो खुदाई में, ठीक है नहीं, या वैसे आपके पास शिलालेख के रूप में पाए गए हैं। खुदाई करते समय बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं ना, तो उन्हें बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। खुदाई करते हुए मूर्तियाँ निकलती हैं, खिलौने निकलते हैं, सारी चीज़। साहित्यिक साक्ष्य उन्हें बोलते हैं जो लिखा हुआ होता है, यात्रियों के विवरण होते हैं या किसी लेखक की पुस्तक होती है, ये साहित्यिक साक्ष्य। और यात्रा वृत्तांत वही होता है, कोई आपके पास यात्री आया, उसने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा, जैसे हेन सुआंग था, फायान था, मैगस्थनीस था, ये सब यात्री थे, इन्होंने अपनी यात्रा के वर्णन लिखे। मैगस्थनीस तो राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य के वहाँ पर, लेकिन मतलब हेन सुआंग, फायान, तो ये दोनों जो है चीनी यात्री थे, भारत में आए थे। उसके बाद बिहार के बारे में और प्राचीन स्मारक हैं, सिक्के हैं, दान पत्र हैं, ये सारे विदेशियों के आपके पास विवरण हैं, वृत्तांत हैं, उनके द्वारा बिहार के बारे में भी जानकारी मिलती है। उसके बाद 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि ईसा से 8वीं शताब्दी पहले, शतपथ ब्राह्मण हैं जो वेद का एक आपके पास पार्ट है, ठीक है नहीं। वेद के बाद आपके पास उन पर टीकाएँ लिखी गई। फिर आपके पास विभिन्न आगुंतन निकाय है, ये आपके पास बौद्ध धर्म के 2 ग्रंथ हैं। दीर्घ निकाय, आगुंतन निकाय में भी बिहार के बारे में बताया गया है, और बौद्ध धर्मों में जो विनय पिटक है, ठीक है नहीं, उसमें बिहार के बारे में जानकारी है। और जैन धर्म का भगवती सूत्र जो है, ये इसमें भी आपके पास बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये याद रख लेना, क्वेश्चन यहाँ से आता है बन के, ये निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। तो दीर्घ निकाय बौद्ध धर्म से, आगुंतन निकाय बौद्ध धर्म से, और विनय पिटक। लेकिन भगवती सूत्र जो है वो जैन धर्म से। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ को मैं गोल कर रहा हूँ जो आपको याद रखनी है कि बिहार में सबसे ज़्यादा मतलब आपके पास बिहार का उल्लेख किन ग्रंथों में मिलता है, तो रामायण में मिलता है, महाभारत में मिलता है। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में तो एकदम से नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन आपको याद रखना है, ये सारी चीज़ पूछ लेगा कि पहला जो गणतंत्र का एग्जाम्पल है वो कहाँ मिलता है, बज्जी संघ में या लिच्छवी में, ठीक है नहीं। ये पूछ लेगा आपके पास कौन कौन से 16 महाजनपदों में से कौन कौन से जनपद बिहार में थे, ये पूछ लेगा मगध, अंग, बज्जी संघ, ठीक है। यहाँ तो 2-3 क्वेश्चन जो है बिहार से आप इतना जितना मैंने आपको पढ़ाया बना सकते। भारत में जो आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था है वो किस काल से संबंधित है, या आपके पास किस के प्रशासन से संबंधित है, तो मगध के प्रशासन से, लिच्छवी के प्रशासन से, ये क्वेश्चन भी एक बन जाता है। अब देखो, जो कालखंड है, यानी कि पृथ्वी को जो कालखंडों में बांटा गया है वो इस टाइप से बांटा गया, पूर्व पाषाण काल, यानी पत्थर का जो युग था, पाषाण का मतलब होता है पत्थर से, पत्थर का जो युग था उससे पहले काल है। फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, और ताम्र पाषाण काल, वैदिक काल, और महाजनपद काल। तो ये जो है पूरे इतिहास को कालों में बांट दिया गया है, प्राचीन इतिहास, ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे अब। तो सबसे पहला था पूर्व पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल में क्या है, आरंभिक जो प्रस्तर युग है उसके अवशेष मिले हैं। जैसे आपके पास कुछ हथियार मिले हैं, मतलब एक प्रकार से जैसे कुल्हाड़ी है, चाकू है, फाल है, ये सारी चीज़ें मिली, ठीक है नहीं। इतिहास को पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवीन पाषाण काल में बांटा है, ठीक है। और उसके बाद ये मैंने आपको बताए थे, नहीं आए बताए थे। और वैदिक काल, फिर महाजनपद काल, और ताम्र युग भी, जब तांबे की खोज हुई आपके पास तो तांबा बढ़ दिया।
बस याद रखने वाली बात क्या, रटना कुछ है नहीं है, बस इतना याद रखना है कि कुल्हाड़ी फाल चाकू, ये बस थोड़ा सा कहाँ से मिले, ये पूर्व पाषाण काल, ठीक है नहीं। और ये नालंदा जिला है, मुंगेर जिला है, इनके उत्खनन से प्राप्त हुए। क्वेश्चन क्या, संजय घाटी है, जैसे संजय घाटी बिहार में। आप अब तुमसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि पूर्व पाषाणकालीन जो आपके पास हथियारों के अवशेष मिले हैं, निम्न में से किस स्थान पर मिलते हैं। संजय घाटी कह देगा, नालंदा जिला कह देगा, मुंगेर कह देगा। बस थोड़ा सा आपको ये याद रखना है नहीं, कि संजय घाटी, नालंदा, मुंगेर, ये पूर्व पाषाणकालीन जो है अवशेष के स्थान है। फिर आता है मध्य पाषाण काल, यानी देखो यहाँ लिखा हुआ है इतना ईसी पूर्व, 1 लाख ईसी पूर्व, यानी कि ईस्वी से 1 लाख वर्ष पूर्व पहले पूरा पाषाण काल पूर्व। और फिर 40,000 से आपके पास 1 लाख वर्ष पूर्व तक ये है मध्य पाषाण। कोई याद रखने की जरूरत नहीं, ना रटने की जरूरत, बस जो मैं बताना वो याद रखो, जो याद रखने वाली। तो मध्य पाषाण काल के अवशेष कहाँ से मिली है, मुंगेर से, बस इतना ही याद रखना, और फालतू की कोई याद रखना, ठीक है। अब नव पाषाण काल का युग जो है आपके पास, देखो ये जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, आप ये मत सोचना कि सर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं लेकिन सर और तो कुछ बता ही नहीं रहे। हम जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इतिहास, ये हम बिहार के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, ये बिहार के रेस्पेक्ट, बिहार के सापेक्ष। तो कोई ये ना सोचे कि यहाँ के पास हिस्ट्री चल रही है तो हिस्ट्री की और बातें क्यों नहीं बता रहे। हम हिस्ट्री में बिहार के बारे में क्या है उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री के बारे में हिस्ट्री क्लास में बताया जाएगा, जब आपके पास हिस्ट्री क्लास होगी तो हम हिस्ट्री से संबंधित पर्सपेक्ट को देखेंगे। लेकिन यहाँ हम केवल हिस्ट्री में बिहार का क्या रोल है, बिहार के बारे में क्या बातें हैं, उन बातों को यहाँ जानने की कोशिश करें कि प्राचीन टाइम में बिहार के बारे में क्या क्या चीज़ें, ठीक है। देखो मैं आपसे फिर पहले भी यही मतलब यही कह रहा हूँ, फिर भी कि आप पढ़ तो कहीं से भी सकते हो, बस मैं अपने अनुभव के, अपने ज्ञान के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें पढ़ना क्या क्या है और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और ये ही पता भी होना चाहिए। इतना आपको पता है तो आप पढ़ लिए, अगर आपने पढ़ लिए बुक और आपको पता है कि क्या क्या चीज़ मोस्ट है, तो आपको अच्छे से क्वेश्चन वहाँ बना लोगे। तो बस मेरी भी यही कोशिश है और आपकी भी यही कोशिश होना चाहिए कि जो मैं क्लास करा रहा हूँ उसी क्लास को 1-2 बार दोहरा लोगे तो चीज़ें आपके याद हो जाएंगी। अब देखो नव पाषाण काल है, कभी कभी क्रम पूछ लेता है तो क्रम तो आप लगा ही दोगे, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण, और फिर ताम्र युग है। तो ये क्रम भी पूछ लेता है कभी कभी। ये पहले नंबर पर है आपके पास, ये दूसरे नंबर पर है, ये तो आपका तीसरा नंबर है, और ये आपका चौथा नंबर, ठीक है नहीं। नवपाषाण काल में क्या है, पत्थर के बने औजार प्राप्त हैं, जैसे हड्डियों के समान भी प्राप्त हुए हैं नवपाषाण काल से। तो बिहार में जो नवपाषाण कालीन स्थान है वो है चिरांग, यहीं पे क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में नवपाषाण कालीन है। तो चिरांद जो है आपके पास, जो सारण जिले में आता है, ये नवपाषाण कालीन अवशेष का स्थान है, बस इतना सा याद रखना है। एक आपके पास चैचर है, वैशाली से मिले नवपाषाण कालीन आपके पास अवशेष, तो आप एक लिख लोगे सारण जिला या चिरांद, और एक लिख लोगे वैशाली। ये दो जो आपके पास स्थान है वो नवपाषाण कालीन युग से संबंधित, ठीक है, इतना आपको याद करना। फिर ताम्र युग आता है, ताम्र युग में क्या होता है, काले और लाल मृत्युभांड जो है वो बना, इस काल में जो काले और लाल मृत्युभांड का मतलब जो उनके बर्तन हैं वो पाए गए हैं, और ये बर्तन जो है हड़प्पा सभ्यता की भी विशेषता माने जाते हैं। तो क्वेश्चन कैसा बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से, अभी तो यहाँ पर आपके पास आए नहीं, कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ताम्र पाषाण युग की है। काले और लाल मतलब मृत्युभांड का मिलना, ठीक है नहीं, इस टाइप से क्वेश्चन बना लेगा। बी कह देगा, बी कुछ और स्टेटमेंट देगा गलत, एक मतलब 4 स्टेटमेंटों में एक सही डाल देगा, 3 गलत डाल देगा, तो इस टाइप से क्वेश्चन बन जाता है।
कि निम्न में से कौन सी ताम्रपाषाण युग की विशेषता है, ठीक है नहीं, या निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता और ताम्रपाषाण सभ्यता दोनों की मतलब मिश्रित विशेषता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, काले और लाल रंग के जो है मृदु भांड मिलना, ठीक है नहीं, ये दोनों की विशेषता, हड़प्पा सभ्यता की भी और ताम्रपाषाण युग, ठीक। अब बिहार में ताम्रपाषाण युग के अवशेष कहाँ से मिले हैं, चिरांग से मिले हैं, टेचर से मिले हैं, दोनों ये नवपाषाणकालीन स्थल भी हैं आपके पास। सोनपुर से मिले हैं, सोनपुर का जो मेला लगता है। एक ताराडी नाम याद रख लेना, ठीक है नहीं। तो क्वेश्चन ऐसे करके बन जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से ताम्रपाषाणकालीन स्थल हैं या ताम्रपाषाणकालीन क्षेत्र हैं। ताराडी है, बस नाम थोड़े से देखने हैं, तो क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा। चिरांग है, चेचर है, सोनपुर है, ताराडी, और घबराने की जरूरत नहीं है, एक दो बार पढ़ लोगे याद हो जाएंगे, और जब वहां क्वेश्चन आएगा और आपने पढ़ा हुआ है तो वो आप बना लोगे। इतना अपने दिमाग पर विश्वास रखना, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास एक एरिया, ये भी है देखो, ओरी अप, भागलपुर में है, तो ये थोड़े से याद रख लोगे आप। पांड है, ये समस्तीपुर में है, तो ये 5-6 नाम हैं, बस इन्हें याद रख लेना, और इसमें से कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। देखो लिखने को तो पूरी बुक है, बहुत सारी चीज़ है, मैं आपको 20 नोट्स, अगर मैं 20 पेपर के नोट्स थमा दूँ आपको, लेकिन पढ़ना क्या है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये पूरी पीडीएफ आपके पास रहेगी, लेकिन इसमें से आपको क्या क्या याद करना है प्री के ओरिएंटेड, वो मैं आपको बता रहा हूँ, और यही तैयारी होती है, यही ISPCS में भी मतलब जब पढ़ाते हैं प्री ओरिएंटेड, तो उसमें ऐसे ही करना पड़ता है कि ये क्षेत्र प्री में आ जाएगा, तो प्री ओरिएंटेड तैयारी हो जाती है। और हम जो पढ़ रहे हैं वो भी हम वनडे एग्जाम के लिए, PCS के लिए, बिहार PCS के लिए प्री ओरिएंटेड चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है नहीं, जो पॉइंट वाइज की। इससे क्या होगा, आपके वनडे एग्जाम निकल जाएंगे, बिहार का प्री निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन मेंस का तैयारी का वो अलग सिस्टम। अब जैसा क्वेश्चन ये बन जाएगा, काले चमकीले मृत्यु भांड कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो चिरांग से और बक्सर, दो स्थानों से मिले हैं, इन्हें याद रख लोगे, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि निम्नलिखित में कौन सी बिहार की एक सांस्कृतिक विशेषता है, बिहार की कौन सी एक सांस्कृतिक विशेषता है, ठीक है नहीं। तो सांस्कृतिक विशेषता क्या है, कृषि कार्य करना और पशुपालन, ये बिहार की सांस्कृतिक विशेषता, ठीक है नहीं, कृषि कार्य और पशुपालन, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखो वैदिक काल में हमने अभी बिहार के बारे में दो बातें पढ़ी, एक तो थोड़ा सा हमने मैपिंग को शुरू में समझाया था, फिर बिहार के इतिहास के बारे में हमने क्या पढ़ा, बिहार के इतिहास के बारे में हमने थोड़ा सा ऐतिहासिक रूप से पढ़ा कि कहाँ कहाँ उसका जिक्र है, इन सारी चीज़ों को पढ़ा। फिर हमने थोड़ा सा काल के माध्यम से बिहार को जो इतिहास में बिहार के इतिहास को बांटा गया है, उसमें हमने पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल पढ़े, ताम्र युग भी पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं वैदिक काल, ठीक है नहीं, वैदिक काल। उसके बाद पढ़ेंगे महाजनपद, और महाजनपद हम कल पढ़ेंगे, आज केवल हम वैदिक काल पढ़ेंगे, ठीक है नहीं, क्योंकि महाजनपद से ही जो है एक प्रकार से बिहार का इतिहास शुरू हो जाता है, महाजनपद से ही, क्योंकि तीन जो मोस्ट महाजनपद हैं, मगध, अंग और बज्जी, ये तीनों जो है वो बिहार के अंदर है। महाजनपद काल से ही बिहार का इतिहास स्टार्ट हो जाता है, और वैदिक काल में और यहाँ पर जो विशेषता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मुख्य इतिहास जो है महाजनपद काल से। उसके बाद आपके पास है वैदिक काल में बिहार। वैदिक काल वो होता है जब वेदों से संबंधित जो काल है, वैदिक यानी जब वेदों से संबंधित जो काल है जिसमें वेदों की रचना हुई है, उस काल को वैदिक काल। यहाँ पर क्या है, जो आर्य हैं वो सर्वप्रथम सप्त सिंधु प्रदेश में बसने शुरू करते हैं। आर्य का आपके पास जनजाति जो कहा जाता है कि मध्य एशिया से आई है, ठीक है नहीं, जो आज हम जो है वो आर्यों के ही एक प्रकार से हमारे ये पूर्वज रहे आर्य,
यही आके लोग बसे और उसके बाद आज जो हम डेवलप हुए हैं वो इन्हीं के रूप में। तो भारत में जो आर्य है ये सप्त सैंधव प्रदेश में बसना इन्होंने शुरू किया। सप्त सैंधव क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ 7 नदियों से घिरा हुआ स्थान है, 7 नदियों का उल्लेख, जो ये बातें ऋग्वेद में मिलती हैं कि आर्यों ने भारत में जिस प्रदेश में रहे उस प्रदेश को सप्त सैंधव बोला जाता है, क्योंकि वो 7 नदियों का स्थान, यानी कि नॉर्थ इंडिया, यहाँ सतलज, सिंधु, चेनाब, झेलम, ये सारी 7 नदियाँ। 7 नदियाँ कौन कौन सी हैं? सिंधु, सरस्वती, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चेनाब। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा, इनमें से कौन सी नदी सप्त सैंधव प्रदेश में शामिल नहीं है या है? थोड़ा सा नदियों के नाम याद रख लोगे। सिंधु नदी है, ये बिल्कुल पाकिस्तान में ज़्यादातर भाग इसका है। सिंधु है, सतलज है, ब्यास, रावी, झेलम, चेनाब, सरस्वती। अब बिहार के बारे में सबसे पहले जानकारी कहाँ मिलती है? बिहार के बारे में सबसे पहले जानकारी जो मिलती है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। ये अपने आप में क्वेश्चन कि बिहार के बारे में सबसे पहले जानकारी कहाँ मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि पुराणों में मगध के किस राजवंश का प्रारंभ होता है? बिहार में मगध का जो राजवंश है वो किस राजवंश से प्रारंभ था? ये सबसे पहला राजवंश जो है जरासंध जो है इस वंश से था, बृहद्रथ वंश से, ठीक है नहीं। इस जो बृहद्रथ राजा था उसका लड़का था जरासंध, जिसकी मैं बात कर रहा था, भीम ने जो मारा था, उसके सर बॉडी के टुकड़े टुकड़े इधर कर दिए थे। उसमें उसे एक वरदान मिला हुआ था जरासंध को कि उसे कोई नहीं मार सकता मल्ल युद्ध में, और जैसा कोई उसके शरीर के टुकड़े करता था वो चिपक जाते थे, फिर एकदम जरासंध बन जाता था। तो भीम भी शुरू में ऐसे ही कर रहा था, उसकी टांग पकड़ कर चीरता था उसे, फिर फेंक देता था टुकड़े, वो जुड़ जाते थे। लेकिन जब भीम परेशान हो गया तो भगवान कृष्ण ने फिर इशारा कर दिया कि टुकड़े तू ऐसा मत फेंक, उल्टे करके फेंक, यानी कि अगर ये पीठ है तो इधर पीठ ही डाल इधर की, तो पीठ आपस में कैसे जुड़ेगी, ठीक है नहीं। तो भीम ने फिर इसका जो है वध किया जरासंध का। जरासंध बृहद्रथ वंशी था, तो सबसे पहला वंश जो है मगध का, पटना जो एरिया है जिसकी राजधानी, वो बृहद्रथ वंश था। ये अपने आप में मोस्ट क्वेश्चन है, पूछ लेता है वो। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र को क्या बोला गया है? कीकट बोला गया है। ये अपने आप में क्वेश्चन है। ऋगु मतलब आपके पास इस क्षेत्र में मगध का जो एरिया है उसमें निवास करने वाले लोगों को क्या क्या कहा जाता था? बात्र्य, व्रात्य आपके पास, यानी मगध क्षेत्र में जो लोग निवास करते थे उनके लिए इस वर्ड का यूज होता था। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ये कि मगध में रहने वाले लोगों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता, तो व्रात्य आपके पास, ठीक है। उसके बाद वायु पुराण है, पद्म पुराण है, यहाँ पर भी आपके पास गया है, राजगीर है, पुनपुन है, ये पवित्र स्थान माने गए हैं। और की बिहार के लिए कीकट शब्द का जो यूज हुआ है, इसका मतलब इसे एक, इसका अर्थ है एक अपवित्र प्रदेश, ये बारहा पुराण कहता है। अगर मगध की बात आए कि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो अर्थवेद में। बिहार का शतपथ ब्राह्मण में और मगध का अर्थवेद, यह आपको याद है, ये चौथा वेद अर्थवेद। हिस्ट्री को जब हम पढ़ेंगे तो वैदिक सभ्यता को हम अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद वेदों से संबंधित कुछ चीजें आप यहाँ जरूर याद रखोगे, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः जो तुम गायत्री मंत्र बोलते हो, ये इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है नहीं, ये आपको याद है। और ऋग्वेद के भी तीसरा मंडल, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसमें मिलता है। ये याद रखना, जब हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे तो वहाँ सारी चीज पढ़ेंगे। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया, यानी उपनिषद में एक मुंडक उपनिषद है, वहाँ से सत्यमेव जयते लिया गया है, जो आपके कोइन पे लिखा रहता है, या भारत का जो एक प्रकार से ये वर्ड है भारतीय प्रशासन सरकार का। वसुदेव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया? महोपनिषद से। ये सब क्वेश्चन है अपने आप में एक एक नंबर के।
अतिथि देवो भव, ये हमने कहाँ से लिया? तैत्तिरीय उपनिषद से, ये उपनिषद के नाम है। मातृ देवो भव, ये भी तैत्तिरीय उपनिषद से। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् तम। ये जो श्लोक है ये कहाँ से? सर्वे भवन्तु बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, और तमसो माँ ज्योतिर्गमय ये भी इससे लिया गया। तो ये अपने आप में एक नंबर के क्वेश्चन है। पूरे आपके पास 3, 3, 6 और 7 क्वेश्चन है, ठीक है नहीं? तो अगर आपकी थोड़ा सा जिज्ञासु प्रवृत्ति हो तो आप उसे रोक के रखें। जैसे ही हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो सबको आपको अच्छे से बताया जाएगा। अब मैं हिस्ट्री को यहाँ बता दूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी हमें केवल हिस्ट्री में बिहार के बारे में पढ़ना। जब हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो इन्हें सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ तक आपके पास होता है। तो आप आज यहाँ तक कीजिए, कल हम जो है महाजनपद, अभी इसमें है थोड़ा सा वैदिक वाला, महाजनपद काल को कल पढ़ेंगे। देखो इसमें और वैदिक क्या है? विदेह जो क्षेत्र है वहाँ आर्यों के बसने की चर्चा। विदेह क्षेत्र वो था जो मिथिलांचल था, जो राजा जनक का क्षेत्र था, जहाँ सीता का जन्म हुआ था, ठीक है नहीं? तो यहाँ आर्य के बसने के जो है चर्चा सतपथ ब्राह्मण में की गई है। हम लोग जो है वो आर्य ही हैं, आर्यों की संतान ही हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि सादा नीरा नदी किस नदी को कहा गया है? गंडक को। ये याद रख लेना कि निम्नलिखित में से सादा नीरा नदी किस नदी को कहा गया? गंडक को। और वैदिक समय में जो नदियों के नाम क्या क्या थे ये भी याद रख लेना। सतलज को सतुद्री बोला जाता है, व्यास को विपाशा, रावी को पुरुषणी, झेलम को विस्तता, चेनाब को अस्कनी, गंडक को सादा नीरा, सिंधु को सिंधु और घग्गर को द्रसदुति। इन नदियों के नाम याद कर लेना। कभी कभी मैचिंग आ जाती है, इन नदी लिख देगा और इधर उनके नाम लिख देगा, वैदिक नाम, यानी नदी और प्राचीन नाम या वैदिक नाम। तो सतलज तो शत्रुद्री है, आप याद हो जाएगा। व्यास विपाशा, रावी पोषणी, झेलम को विस्तृता, चिनाब को अस्कर। आराम से 1-2 बार याद करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है नहीं? क्वेश्चन का टाइप मैंने बता दिया, मैचिंग के लिए आ जाता है, इस टाइप से मैच करो। उसके बाद जो राजा जनक का राज्य था विदेह का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में, ये आपको याद रखना। और बक्सर में जब विश्वामित्र की तपस्या के लिए राम लक्ष्मण गए थे तो उन्होंने वहाँ ताड़खा राक्षसी को मारा। ये एग्जाम में नहीं आएगा, वैसे अपने नॉलेज के लिए। अब बिहार में और वैदिक संहिता, देखो वेद 4 हैं आपके पास, ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद और सामवेद। 4 प्रकार के वेद हैं आपके पास। हिस्ट्री में हम इन वेदों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है नहीं? वेद संहिता में 4 वेद आते हैं। अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से वेद संहिता के कौन कौन से भाग हैं तो 4 हो गए। वेद संहिता के भाग हैं, ठीक है नहीं? और वेदों से जो है क्या लिखे गए हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों से ही पहला वेद हैं, फिर वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ? ऐतरेय, शतपथ, तैत्तिरीय। तो ये याद रटने की जरूरत नहीं है, जो मेन ग्रंथ हैं, जहाँ जहाँ कुछ अच्छी चीज़ है वो खुद ही आ जाएगी। पहला आई भी है, देखो यहाँ पे, ये मैंने जो आपसे बताया था कि नहीं याद रखना है आपको, ये सारे ये, ठीक है ना? ये उपनिषद से लिए गए हैं। इसी टाइप से आप बस इतना याद कर लेना और बाकी हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब जैसे आपके पास ब्रह्मव्रत है, वो कौन से क्षेत्रों को कहा जाता है? पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है वो ब्रह्मव्रत के नाम से जाना। मैच करने के लिए आया था। गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र को क्या बोला जाता? ब्रह्मर्षि देश, जो बिहार का क्षेत्र है ये, ठीक है नहीं? या हमारा जो क्षेत्र है यूपी वाला। हिमाचल प्रदेश और विंध्य क्षेत्र को मध्य देश बोलते थे। हिमाचल मतलब आपके पास, और विंध्य क्षेत्र को। बिहार बंगाल को क्या बोलते थे? आर्यभट्ट। बंगाल वाले बिहार को आर्यभट्ट बोलते थे, और हमारा जो नॉर्थ इंडिया वाला है उसे गंगा यमुना वाला उसे ब्रह्मर्षि देश बोलते थे, ब्रह्म ऋषि, ठीक है नहीं? और यहाँ आपका बाह्य भरत बोलते थे हरियाणा और पंजाब का जो एरिया। बंगाल के लिए आर्यभट्ट यूज,
ये अगर पूछा है बंगाल के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है, आर्यभट्ट। ठीक है नहीं। तो यहाँ तक हमने चीज़ों को पढ़ा, मैंने कोई नया नहीं बताया, जो इसमें लिखा हुआ उसी को समझाने की कोशिश की। थोड़ी बहुत आपको नई जानकारी मिलेगी और ये बताने की कोशिश की है क्वेश्चन आता कैसे है। तो आप इन सारी चीज़ों को नोट कर लोगे वीडियो देखकर और अपने नोट्स बना लोगे। जो जो मैंने गोल किए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बताई हैं। बाकी चाहे आप लैंग्वेज छोड़ दो, लेकिन इन सारी चीज़ों को नोट कर लें। ठीक है नहीं। और कल हम जो पढ़ेंगे, कल हम महाजनपद को पढ़ेंगे और उससे आगे का पढ़ेंगे। यहाँ महाजनपद से आपका लगभग बिहार का इतिहास शुरू हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए केवल यहीं तक हम करते हैं और कल इससे हम आगे पढ़ेंगे। तब तक आप लोग अपने नोट्स बनाइए और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है नहीं। मिलते हैं फिर कल महाजनपद काल में बिहार के साथ।